जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 1 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, ये दो ध्रुवीयता का अंत। आप सोचेंगे कि मैंने चैप्टर 2 क्यों लेकर रखा है। ये पुराने सिलेबस के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पुराने सिलेबस के हिसाब से पढ़ना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। आप ये समझ लीजिए कि आप शीत युद्ध नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए इस किताब को समझ पाना बहुत मुश्किल है। ये हमारा और आपका दुर्भाग्य है कि हमारी एनसीईआरटी ने और हमारी सीबीएसई ने केंद्र सरकार के कहने पर पहले अध्याय को हटा दिया है आपके सिलेबस से, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। परंतु आप इसे पढ़िए। आपने नहीं पढ़ा तो पिछली वीडियोस मेरी है शीत युद्ध पर, जरूर पढ़िएगा और समझिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 को, और ये है आपका दो ध्रुवीयता का अंत। देखिए, जब तक आप ये ही नहीं समझेंगे कि वो दो ध्रुव कौन से हैं तो अंत किसका करेंगे आप। अंत करने के लिए आपको समझना तो पड़ेगा वो 2 प्लेयर्स हैं कौन, वो 2 प्लेयर हैं कौन। और आप वो 2 प्लेयर तभी समझ पाएंगे जब आप पढ़ेंगे क्या, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर कब से कब है, 1945 से लेकर 1991 तक। और किसके बीच है, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। इसको कहते हैं कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या है, आइडियोलॉजिकल बैटल है। क्या है, आइडियोलॉजिकल बैटल, वैचारिक युद्ध है आपका कोल्ड वॉर। तो इस चीज को समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो इसमें से एक का पतन होता है। वो पतन कैसे होता है, क्यों होता है, यही हम चल रहे इस चैप्टर में समझने। उसके पतन के प्रमुख कारण क्या है, वो कैसे पनपा और कैसे बर्बाद हो गया, यही समझना हमारा उद्देश्य है इस चैप्टर के माध्यम से। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं अपनी किताब के माध्यम से। पहले इसका परिचय पढ़ते हैं कि क्या कहना चाह रहा है चैप्टर। इस चैप्टर को अगर हम पढ़ेंगे तो किन किन विषयों को हम समझेंगे। तो पहले सुनिए, शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन दीवार खड़ी की गई। बर्लिन दीवार कहाँ है, बर्लिन दीवार थी कहाँ पर, आपके जर्मनी में। जर्मनी को 2 भागों में बांटा गया, किसके माध्यम से, बर्लिन की दीवार के माध्यम से। एक जर्मनी किसके पास गया, एक जर्मनी गया पश्चिम के पास, अर्थात अमेरिकी गुट के, अमेरिकी विचारधारा के पास, और एक जर्मनी गया किसके पास, यूएसएसआर की विचारधारा के पास। और इसका विभाजन किससे होता है, बर्लिन की दीवार से। बर्लिन की दीवार का गिरना, फिर से सुन लो, बर्लिन की दीवार का गिरना ये माना जाता है कि ये सोवियत संघ के विखंडन का सबसे प्रमुख कारण और शुरुआत मानी जाती है। और ये क्यों होता है, यही इस चैप्टर का प्रमुख आधार है। आगे सुनिए। और यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। 1989 अंडरलाइन कर लो। 1 नंबर का सबसे पहला प्रश्न यही बन जाता है कि बर्लिन की दीवार कब गिरी। तो आपका उत्तर है 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। पूर्वी जर्मनी मतलब किसके सपोर्टर्स, यूएसएसआर की तरफ वाले, ठीक है, उन्होंने गिरा दिया। इस नाटकीय घटना के बाद और भी नाटकीय तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आए। इसकी परिणति दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति में हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके जर्मनी का अब एकीकरण हो गया। सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों, अंडरलाइन कर लो, पूर्वी यूरोप के कितने देश आपके यूएसएसआर के साथ थे, 8। यूरोप के कितने देश, 8। तो प्रश्न 1 नंबर का फिर बन गया कि पूर्वी यूरोप के कितने देश यूएसएसआर के खेमे में थे, कितने थे, 8। और पश्चिम के साथ कितने थे, 12। याद है, नाटो में कितने सदस्य थे, हाँ, तो ये याद रखने वाली बात है। तो पश्चिम के साथ अमेरिकी गुट में यूरोप के कितने देश थे, 12। और आपके पूर्वी आपके यूएसएसआर के साथ कितने देश थे, 8। ठीक।
वहां पे 8 देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला। शीत युद्ध के अंत के समय सोवियत संघ को यह सब चुपचाप देखते रहना पड़ा। ऐसा किसी सैन्य मजबूरी से नहीं, अंडरलाइन कर लो इस कोट को, ऐसा कोई सैन्य मजबूरी से नहीं कर रहा था वो। यही तो मैं समझा रहा हूं आप सबको। देखो, ताकत के बल पर आप किसी को लंबे समय तक अपना गुलाम नहीं बना सकते। आप किसी को गुलाम बनाना चाहते हो ना, आर्थिक बल पर बनाओ, प्रेम के बल पर बनाओ, कल्चर के बल पर बनाओ। अगर आप इस प्रकार से गुलाम बनाओगे ना, तो इंसान कभी आपकी गुलामी छोड़ ही नहीं पाएगा। जैसे आज हम चाह कर भी अमेरिकी उत्पादों का बहिष्कार नहीं कर सकते। कर दोगे गूगल का बहिष्कार, कर दोगे यूट्यूब का बहिष्कार? है हिम्मत? चाहकर भी नहीं कर पाओगे, चाहकर भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी जीवन की नेसेसिटी बन गया है, आपके जीवन की नेसेसिटी बन गया है और आप उसे अपने जीवन से निकाल नहीं सकते। आप किसी भी कीमत पर निकाल नहीं सकते जब तक आप उसका विकल्प नहीं लाते। और विकल्प लाना इतना आसान नहीं है। विकल्प लाना और उस स्टैंडर्ड का विकल्प लाना कदापि संभव नहीं है। और इसका संभव ना हो पाना ही अमेरिका की सबसे ज्यादा बड़ी बढ़त है इस क्षेत्र में। ये बात जानिए आप, इस बात को समझना आपके लिए और उन सब नौजवानों के लिए बहुत जरूरी है जो समझते हैं कि अमेरिका तो बहुत अच्छा दोस्त है। अमेरिका अच्छा दोस्त कदापि नहीं है। अमेरिका जितना शातिर और जितना बड़ा व्यापारी देश इस दुनिया में कोई नहीं है। वो सबसे बड़ी बिजनेस माइंडसेट के साथ काम करता है और उसने इसी माइंडसेट के साथ आपके यूएसएसआर को तोड़ा है। आपके यूएसएसआर को तोड़ने में उसने यही माइंडसेट यूज किया है। उसने सेना को प्राइमरी फैक्टर नहीं रखा, उसने कल्चर को प्राइमरी फैक्टर रखा, उसने इकोनॉमिक ग्रोथ को प्राइमरी फैक्टर रखा, उसने विज्ञापन को प्राइमरी फैक्टर रखा। और इन सब के दम पर उसने पूर्वी यूरोप के देशों की जनता को यह आभास दिलाया कि आप जिसके साथ है ना, आप हमसे पिछड़ चुके हैं। मतलब उसने पश्चिमी यूरोप के देशों को इतना डेवलप्ड कर दिया, इतना डेवलप्ड कर दिया कि पूर्वी यूरोप की जनता ने जब उनको देखा तो उन्हें यह एहसास हो गया कि हम कितने पिछड़ गए हैं। तो उन्होंने अपने आप वो आंदोलन खड़ा किया और अपने आप वो दीवार तोड़ दी और फिर पूर्वी यूरोप का पश्चिमी यूरोप के साथ एकीकरण कर दिया। समझ नहीं बात? आगे सुनो तो पता चलता चलेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं, सेना पर खर्च करना सबसे बड़ी मूर्खता है। सब कुछ संतुलित होना चाहिए, सब कुछ संतुलित। पाकिस्तान की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि उसने अपनी सेना पर अपनी आय का 90% खर्च किया है। जितना कमाता था, 100 रुपए कमाता था, 90 रुपए सेना पर खर्च करता था। और यही कारण है उसकी बर्बादी का, यही कारण है। और हमने ऐसा नहीं किया। हमारे प्रारंभिक नेताओं ने सेना पर ध्यान न देकर शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, व्यापार पर ध्यान दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, कृषि, इन सब चीजों पर ध्यान दिया और जिसका परिणाम है कि हमारा देश आर्थिक रूप से सबल हुआ। ये समझने वाली बात है। यहाँ पर आप जब ये पढ़ेंगे चैप्टर ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि सेना पर खर्च करना, सेना पे खर्च करने का मतलब है आप पैसे को आग में डाल रहे हैं। क्योंकि गोली आपको कोई रिटर्न देने वाली नहीं है, लेकिन स्कूल आपको रिटर्न देने वाला है। आप एक स्कूल बनाओगे ना, तो वो आपको क्या योग्य क्या देगा? योग्य नागरिक देगा, योग्य नागरिक, शिक्षित नागरिक, दूरदर्शी नागरिक देगा। लेकिन गोली क्या देगी? आपको मौत देगी, इसके अलावा कुछ नहीं देगी। सुरक्षा, आप आएंगे ना इस चैप्टर में, जब सुरक्षा वाला चैप्टर समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बंदूक ही खतरा है और बंदूक की सुरक्षा है। बंदूक ही आपको बंदूक से सुरक्षा भी दिलाएगी और बंदूक ही आपके लिए खतरा है। आप ये जान जाएंगी कि जीवन का सबसे बड़ा खतरा बंदूक नहीं है, जीवन का सबसे बड़ा खतरा है गरीबी, बीमारी।
ये हमें दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन ये जितनी जल्दी मानव सभ्यता को खत्म कर सकती है ना, उतनी जल्दी बंदूक भी खत्म नहीं कर सकती। और इसका साक्षात उदाहरण कोरोना हम सबके सामने है, सबका साक्षात उदाहरण। इतनी गोलियों ने इंसान को नहीं मारा होगा ना, उससे कहीं ज्यादा लोगों को किसने मार डाला? कोरोना ने। बीमारी सबसे बड़ा खतरा है, गरीबी सबसे बड़ा खतरा है। आज भी हमारे देश में 80 करोड़ लोग अपने लिए 2 वक्त का राशन नहीं जुगाड़ कर पा रहे हैं और हमारी सरकार को उन्हें 5 किलो राशन देना पड़ रहा है। तो आप समझिए, अगर इन 80 करोड़ लोगों को राशन मिलना बंद हो जाएगा तो ये गरीबी के कारण तड़प जाएंगे और फिर ये जो कहिएगा अपराध करने के लिए ना तैयार हो जाए ना, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। और यही पाकिस्तान का हाल है। पाकिस्तान में आतंकवादी पैदा हुए तो सिर्फ इन्हीं 2 कारणों से, गरीबी और अशिक्षा। गरीबी और अशिक्षा। अब आप खुद जानती हैं कि ये पेट कुछ भी करवा सकता है, ये पेट कुछ भी करवा सकता है। और अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप कुछ भी कर दोगे। अब आप मुझे बताओ, इन 80 करोड़ लोगों को, चलो मान लेता हूं मैं 5 किलो राशन देके आप गरीबी से तो निकाल रहे हो, लेकिन उस मानसिक गरीबी से कैसे निकालोगे? मानसिक गरीबी से निकलने का तो एक ही साधन है, क्या? शिक्षा। तो आप इनकी शिक्षा के लिए क्या काम कर रहे हो? शिक्षा के लिए क्या काम कर रहे हो ये बताइए। आप गांवों में स्कूलों को खोलने के लिए क्या कर रहे हो? आप ये बताइए। क्योंकि आज भी भारत का 60% तो गांव में रह रहा है और गांव में स्कूलों की क्या स्थिति है ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं। कितने अच्छे स्कूल हैं वहां पर, अच्छे स्कूल चुनिंदा होंगे, उंगलियों पे गिन सकते हो आप। और यहाँ हम गोल मार्केट में रहते हैं ना, हम कालीबाड़ी गोल मार्केट में रहते हैं और हमारे आसपास कितने हैं? हमारे आसपास 3-4 अच्छे प्राइवेट स्कूल भी हैं और 10-20 अच्छे सरकारी स्कूल भी हैं और 2-4 एडेड स्कूल भी हैं। 10, 3, 13, 13, 17। हमारे इसी 3 किलोमीटर के रेडियस में कितने स्कूल हैं? 17, 18, 20 मैं मान के चलता हूं, मैंने गिनती कम करी होगी, 20 स्कूल है ना। और गांव में आप चले जाओ 5 किलोमीटर में भी आपको एक स्कूल नहीं मिलेगा अच्छा, एक अच्छा स्कूल। आप मंदिर मार्ग पे चले जाओ, लाइन से ही कम से कम 10 स्कूल तो लाइन से हैं मंदिर मार्ग पर। आप देख लो, आप संसाधनों का बंटवारा हमारे देश में कैसे हो रखा है। और यही यहां पर भी समस्या है, संसाधनों का बंटवारा यहां भी सही से नहीं होगा, जिस कारण से इन देशों के बीच में असंतोष पैदा होगा। असंतोष पैदा होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि संसाधनों का समान रूप से बंटवारा ना होना, किसी को सब कुछ मिल जाना और किसी को कुछ भी ना मिलना। चलो इसका उदाहरण एक मैं आपको भारत के माध्यम से बताता हूं, भारत के माध्यम से। अब आप मुझे बताओ, एक व्यक्ति को मिले हैं 70 रुपए, एक व्यक्ति को मिले हैं 70 रुपए और 9 व्यक्तियों को मिला है सिर्फ 30 रुपए। तो ज्यादा किसे मिला है? ज्यादा किसे मिला है? एक व्यक्ति। किसे मिला है? एक व्यक्ति। ये समान बंटवारा है? ये न्यायोचित बंटवारा है? सबको कितना मिलना चाहिए था? अगर न्यायोचित की बात करें, अगर हम समानता की बात करें, तो सबको कितना मिलना चाहिए था? सबको 10-10 रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन मिला कैसे है? एक में कितने जने हैं? 30 रुपए में 9 जने हैं और 70 रुपए में सिर्फ एक व्यक्ति है। 70 रुपए में सिर्फ एक व्यक्ति है। ये कंडीशन है हमारे देश में आज। हमारे देश के अमीरों के पास 1% लोगों के पास देश की 70% क्या है? आय है, संसाधन है 1% लोगों के पास, और 90% लोग 30% पर सर्वाइव कर रहे हैं, 30% पर। और यही कंडीशन इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स पर भी लागू होती है कि एक पार्टी को, अकेले एक पार्टी को 70% पैसा मिला है, 70% पैसा एक पार्टी को मिला है सिर्फ, और सब पार्टियों को मिलाकर 30% पैसा मिला है। तो क्या ये बंटवारा न्यायोचित है? कदापि नहीं।
और आप कह रहे हैं कि विपक्षी दलों को ज्यादा पैसा, विपक्षी दल जब मिल रहे हैं आपस में तब उनका पैसा दिखाई पड़ रहा है, नहीं तो आपके सामने तो उनका पैसा दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। आपको मिले कितने करोड़ रुपए? आपको मिले 6080 करोड़ रुपए और उनको मिला है 1200, 1500, 2000। कहां से कंपटीशन? हमारे लिए तो बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी बड़ी, हमारे लिए तो 10 करोड़, 1 करोड़ भी बड़ी अमाउंट है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। ये बात समझिए आप। तो आप ये जानिए, और यहां पर भी यही चीजें समझना है। पॉलिटिक्स आप इसलिए पढ़ते हैं कि आपकी विचारशीलता बने, आप मूर्ख ना बने। और आप मुझसे जितना प्रश्न करेंगे उतना ही आपके लिए बढ़ेगा। आप प्रश्न करना सीखें, और प्रश्न ही पॉलिटिकल साइंस का सबसे बड़ा उत्तर है। पॉलिटिकल साइंस में जिसने प्रश्न करना सीखा नहीं ना, उसने कुछ नहीं सीखा, उसने कुछ नहीं सीखा। और प्रश्न करना एक विद्यार्थी का और एक शिक्षक का ये दायित्व है कि वो अपने विद्यार्थी के द्वारा किए गए प्रश्न पर उत्तर दे। और मेरा विद्यार्थी अगर वैचारिक रूप से मुझसे भिन्न रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। आप मेरे विरोधी रहेंगी तो ज्यादा अच्छा है शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। आगे कहां गए? अंत में स्वयं सोवियत संघ का विघटन हो गया। इस अध्याय में हम दूसरी दुनिया के विघटन के आशय, कारण और परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। हम यह भी चर्चा करेंगे कि सोवियत शासन के पतन के बाद दुनिया में इस हिस्से में क्या हुआ और अब इन देशों से भारत के रिश्ते कैसे हैं। एट द एंड हम भारत के संबंध में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, पहले तो हम समझते हैं कि सोवियत प्रणाली है क्या, किसे कहते हैं सोवियत प्रणाली, और ये कैसे पनपी, इसके पनपने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था। उन चीजों को हम चल रहे हैं समझने और जानने। हम सब जानते हैं कि दुनिया इस खेमे में बढ़ गई थी। इस खेमे में 1% लोगों के पास देश का 70% पैसा था और 90% लोग 30% पर 30 पैसे पर सर्वाइव कर रहे थे। इस चीज को देखकर बहुत सारे विचारकों के मन में एक नई विचारधारा ने जन्म लिया, और वो विचारधारा थी समाजवाद की। कौन सी थी? समाजवाद की। और इसी तर्ज पर एक क्रांति होती है। कार्ल मार्क्स को पढ़े आप तो आपको पता चलेगा कि समाजवाद क्या है। इसी तर्ज पर एक क्रांति होती है, और ये क्रांति करते हैं व्लादिमीर लेनिन। कहां करते हैं? रूस में करते हैं। कब करते हैं? 1917 में करते हैं। कब? 1917 में। समझ रहे बात? 1917 में ये क्रांति करते हैं और आपके रशिया को पूंजीवाद के स्थान से, पूंजीवाद और मोनार्की मतलब राजशाही और पूंजीवाद से परिवर्तित करके एक साम्यवादी और समाजवादी देश में परिवर्तित कर देते हैं। समाजवाद का मतलब ही है कि यहाँ पर किसी के पास किसी भी प्रकार की निजी संपत्ति नहीं होगी, सभी संपत्ति पर सबका अधिकार है, कोई किसी की निजी संपत्ति नहीं है। ये कोई नहीं कह सकता कि ये चीज मेरी है, आप ये कुर्सी भी नहीं कह सकते कि ये मेरी है। इस पर सबका अधिकार है और एक बराबर है अधिकार, किसी का ज्यादा और किसी का कम नहीं, और कोई ना अमीर होगा ना कोई गरीब होगा, सबके पास सब कुछ होगा। इस सिद्धांत पर व्लादिमीर लेनिन एक नए राष्ट्र की कल्पना करते हैं, और वो राष्ट्र कौन सा होता है? यूएसएसआर की कल्पना होती है। कब? 1917 में, और देश बनाया जाता है। समझ में आई बात? तो इस तरह से आपका ये देश संगठित होता है। ये देश नहीं, बहुत सारे देशों को मिलाकर एक देश बनता है, इसीलिए कहते हैं इसे सोवियत संघ, समाजवादी सोवियत गणराज्य, समाजवादी सोवियत गणराज्य इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि क्या है सोवियत प्रणाली। तो ये है सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा और प्रश्न ये आता भी है कि सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो बताना पड़ेगा आपको सोवियत प्रणाली क्या है। सोवियत प्रणाली सीधे तौर पर क्या है? समानता के स्तर पर समाज के निर्माण की एक प्रक्रिया है, सीधे यही शब्द।
समानता के स्तर पर समाज के निर्माण की एक प्रक्रिया को हमने सोवियत प्रणाली कहा है, जिसमें उन्होंने किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की निजी संपत्ति रखने का कोई भी अधिकार नहीं दिया है। सभी प्रकार की संपत्ति पर सरकार अर्थात राज्य का अधिकार होगा। सरकार, राज्य मतलब सरकार का अधिकार होगा। सरकार का अधिकार मतलब देश के नागरिकों का अधिकार होगा। कोई किसी भी प्रकार की निजी संपत्ति नहीं रख सकता। सुनिएगा ध्यान से। सोवियत समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। यह क्रांति पूंजीवाद व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्श और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। समझ में आ गई बात? यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन थी? कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ही पूरे सोवियत संघ को चलाती थी। सिर्फ एक पार्टी, उसके अलावा कोई भी पार्टी नहीं थी। कहाँ? सोवियत गणराज्य में, समाजवादी सोवियत गणराज्य में। पूरी राजनीति का ध्रुव चक्र कौन थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी ही पूरे राज्य को चलाती थी। समझ में आई बात? आगे सुनो। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। मतलब सब कुछ सरकार के ही अधीन था। ना वहां कोई विपक्ष था, ना कोई पक्ष था। सिर्फ एक पार्टी थी और वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। देखो, सोवियत संघ में सब कुछ अच्छा था, लेकिन वहां किसी को किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकार नहीं थे। वहां पर समानता तो थी, लेकिन स्वतंत्रता नहीं थी। सुन लो फिर से, वहां समानता तो थी, लेकिन स्वतंत्रता नहीं थी। आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं। चाहे सरकार आपके साथ कितना भी गलत कर दे, आप कुछ नहीं बोल सकते। समझ नहीं बात आई? इसके विपरीत अमेरिका में पूंजीवाद तो था, आर्थिक असमानता लोगों के बीच। किसी के पास 100 रुपए थे, किसी के पास 1 रुपए था, लेकिन वहां पर क्या थी? स्वतंत्रता थी, भौंकने की पूरी आजादी थी, बोलने की आजादी। मतलब आप सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हो, गाली दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और आपको पुलिस उठाने नहीं आएगी। समझ में? लेकिन यहाँ अगर आप सरकार के विरुद्ध बोलते थे तो आपको आपकी बोटी बोटी काट कर फेंक भी दिया जाएगा और आप किसी को पता भी नहीं चलेगा आप मरे कैसे। ये था यूएसएसआर में। लेकिन यहाँ पर एक चीज थी कि सबको सब कुछ मिला हुआ था, सबके पास सब कुछ था। चाहे आप काम करेंगे या नहीं करेंगे, फिर भी आपके पास वो सारी चीजें थी। और यही चीज सोवियत प्रणाली के विघटन का एक कारण बनेगी। क्योंकि देखो, जो एक्स्ट्रा काम करता है ना, वो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी चाहता है। उसके मन में ये एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूं ज्यादा, तो उसके बदले में मुझे कुछ मिलना भी चाहिए। यही पूंजीवाद में एक बेहतर चीज है कि वो जो एक्स्ट्रा कर रहा है उसको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देता है, वो कंपटीशन बिल्ड करता है। लेकिन समाजवादी प्रणाली में कोई कंपटीशन का भाव नहीं होता, क्योंकि सबको पता है चलना सब कुछ सरकार के नियंत्रण में है। हमारे करने ना करने से कुछ नहीं होने वाला। जब हम सरकार हम पर दबाव डालेगी तो हमको करना ही पड़ेगा। मतलब आप मान लो, देखो पूंजीवादी में क्या होता है कि आपका अपना पर्सनल खेत होता है, आपका अपना पर्सनल खेत होता है। आपको पता है कि इसमें जो भी लगाऊंगा वो मैं लगाऊंगा, इससे जो भी कमाऊंगा मैं कमाऊंगा। मैं होता है पूंजीवाद में, क्या होता है? मैं होता है। लेकिन समाजवाद में क्या होता है? हम होता है कि हम जो भी करेंगे हम सबके लिए करेंगे। और जब हम की भावना आ जाती है ना, तो फिर लोग उस सिंसियरिटी से काम नहीं करते जिस सिंसियरिटी से उन्हें करना चाहिए। अगर इन्हीं सरकारी स्कूलों में हमारे शिक्षकों के बच्चे पढ़ने लगे ना, तो उनके पढ़ाने का स्तर देख लेना फिर। लेकिन उन्हें पता है कि हमारे स्कूलों में हमारे बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे, मैं तो है ही नहीं, और हम हैं तो हम में तो चल रहे। तो फिर भेड़ चाल, फिर तो भेड़ चाल चलती है ना।
अपने ज्योग्राफी वाले सर से पूछना कि क्या आप अपने बेटे को इसी स्कूल में पढ़ाते हो? कहेंगे नहीं, मेरा बेटा तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। है ही नहीं बच्चे तो पढ़ाते हो? छोटी बेटी हाँ, तो आप उनसे पूछो वो कहाँ पढ़ रही है, तो साफ साफ कहेंगे प्ले स्कूल, किसी प्राइवेट स्कूल। सरकारी में नहीं डालेंगे क्योंकि उन्हें भी पता है कि उन्हीं के जैसे लोग हैं, क्योंकि उन्हीं की मानसिकता वाले लोग हैं। समझ में आई बात? इस मानसिकता में सुधार तभी हो सकता है जब हमारे राजनेताओं के बच्चे भी, हमारे बड़े बड़े अफसरों के बच्चे भी इन्हीं स्कूलों में पढ़ें। तब देखो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है या नहीं होता। अपने आप ना हो जाए तो कहने वाली बात नहीं, अपने आप चीजें परिवर्तित हो जाएंगी, अपने आप। आज से 20 साल पहले हमारे देश में इतने प्राइवेट स्कूल नहीं थे जितने आज हैं। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता थी और आज धीरे 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 खत्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इनके बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं, इनके बच्चों के करियर पर कोई दाग नहीं लग रहा, इनके बच्चों का विकास हो रहा है, जिस कारण से ये आपको पढ़ाने पर उतना ध्यान नहीं देते। समझ में आई बात? आगे सुनो, अब हम कहाँ आ गए? हम आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो ये है आपकी सोवियत प्रणाली, जिसमें आपके पास सब कुछ है, मूलभूत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन आपको स्वतंत्रता नहीं है। यहाँ कोई सरकार के खिलाफ बोलने वाला नहीं है, आप चाह कर नहीं बोल सकते। अगर आप बोलने का प्रयास करते हैं तो आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। समझ में आई बात? आगे सुनो, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। सोवियत सेना ने इन्हें फासीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर डाला गया। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश का दूसरी दुनिया का कहा जाता है। इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत का राज्य था। तो इन पूर्वी यूरोप के देशों को सोवियत संघ ने फासीवादी ताकतों से बचाया था और फिर दूसरे विश्व युद्ध के अंत के बाद उसने इन्हें अपनी राजनीतिक आर्थिक प्रणाली पर ढाल दिया और इन्हें ही क्या कहा गया? इन्हें ही दूसरी दुनिया के देश और सोवियत समाजवादी खेमे का देश कहा गया। और इनका नेता कौन था? यूएसएसआर क्या है? यूनियन सोशलिस्ट, अरे क्या है? यूनियन समाजवादी सोवियत, अरे इसका सोवियत यूनियन सोशलिस्ट, हिंदी में ही सुन लो, समाजवादी सोवियत गणराज्य। ठीक है, इसकी एक ही फुल फॉर्म याद नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये जान लेना, इतना याद रखने वाली बात है। ठीक, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। कैसे उभरा, क्यों उभरा, मैंने आपको बता दिया। अमेरिका के उस तंज ने इसे उभारा है। अगर उसने जापान पर परमाणु बम से हमला ना किया होता और अपने आप को दुनिया का बाप बताने की कोशिश ना की होती, अपने से सबको छोटा ना माना होता, तो हो सकता था कि दुनिया में ये चीज ना होती, शीत युद्ध ना होता, दुनिया दो खेमों में नहीं बढ़ती। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो होना था वो हुआ और उसे कोई रोक नहीं पाया। अमेरिका को छोड़ दे तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित थी। अंडरलाइन करो, सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। मतलब टेक्नोलॉजी में भी सोवियत संघ, फोन की टेक्नोलॉजी, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने में भी एक नंबर था। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन था, जिसमें खनिज तेल, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद शामिल है। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्था और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। मतलब सड़कें भी उत्तम क्वालिटी की, अच्छी थी। पूरा देश सड़कों के जाल से, ट्रेन के जाल से जुड़ा हुआ था।
सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था और पिन से लेकर कार तक सभी चीजों का उत्पादन होता था। सब कुछ का उत्पादन तो होता था, लेकिन वो गुणवत्ता का नहीं होता था। कंपटीशन ना होने के कारण जैसे उत्पादित हो रहा था चल रहा था, और कंपटीशन जहां होता है वहां हर व्यक्ति अपनी क्वालिटी को इनहेंस करता है। यही कंपटीशन का बेनिफिट है कि जब कंपटीशन रहता है ना तो चीजों की क्वालिटी को इनहेंस किया जाता है। लेकिन जब कंपटीशन नहीं रहता ना तो मोनार्की आ जाती है कि जो है चलने दो। जब आपका एकाधिकार आ जाता है मार्केट पर ना तो आप फिर लोगों को भेड़ चाल चलाते हैं कि जो दूंगा मैं उसे ही स्वीकार करना पड़ेगा, और लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। जब आपके पास विकल्प नहीं रहता ना तो आप मजबूरी में फिर वही चीजें लेने लगते हैं, और ये सबसे बड़ी खामी है। लोकतंत्र में विकल्प होना बहुत जरूरी है, और ये सरकार का दायित्व भी बनता है कि वो विकल्प को पनपने दे। ये जान लो आप, लोकतंत्र में अगर विकल्प नहीं हो रहा है ना, विकल्प पनपने नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब आप जान लीजिए कि आप डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। ये सरकार का भी दायित्व है। पंडित नेहरू ने कभी अपने विकल्पों को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया, ये जान लो आप। तभी ये देश कांग्रेस काल में पूरा लोकतांत्रिक ढर्रे पर चला, सिर्फ आपातकाल को छोड़कर। आपातकाल में भी इंदिरा गांधी ने महसूस कर लिया कि मैंने जो करा है वो सरासर इस देश के लोकतंत्र के साथ गलत किया है। फिर उन्होंने आपातकाल हटवाया, खुद उन्होंने हटवाया। समझ गई बात? क्योंकि उन्हें ये बात एहसास हो चुकी थी कि मैंने जो करा सरासर गलत करा। इस बात को उन्होंने आभास करा और खुद उन्होंने हटाया, आपातकाल से इस देश को निकाला। फिर चुनाव हुए। तो ये आप समझिए कि देश में लोकतंत्र तभी तक कायम रहेगा जब तक हम अवेयर रहेंगे, और जिस दिन हमारी अवेयरनेस खत्म हो जाएगी हम भी सोवियत संघ में तब्दील हो जाएंगे, कोई पता नहीं चल पाएगा। देखो, हमें अंबानी अडानी से कोई दिक्कत नहीं है, हमें अंबानी अडानी से कोई दिक्कत नहीं, वो भी इसी देश के हैं। लेकिन अंबानी अडानी को इतना ना बढ़ाया जाए कि और कोई उनके सामने पनप ही ना पाए, दूसरों को भी पनपने का मौका दिया जाए। देश के 1% लोगों को मौका ना मिले, सबको मौका मिले। हम अडानी अंबानी के बच्चों से कंपीट नहीं कर सकते, कि कर सकते हैं? बोलो नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है। हमें एक ही करियर की तरफ भागना पड़ता है, उनके पास मल्टी करियर ऑप्शंस है, उनके पास मल्टी करियर ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा ही पैसा है। समझ में आई बात? अडानी अंबानी से किसी को दिक्कत नहीं है, हर चीज अडानी अंबानी को दी जा रही है, इससे दिक्कत है। ये बात समझो, किसी को अडानी अंबानी से दिक्कत नहीं है, हर चीज उन्हीं को दी जा रही है, इससे दिक्कत है। सरकार को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हाँ, उनका टेंडर अच्छा है, फिर भी किसी और को ऑप्शन मौका मिलना चाहिए, किसी मतलब अपकमिंग को मौका मिलना चाहिए, किसी नए व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, किसी और को भी तो अडानी अंबानी बनने का मौका दिया जाए ना। सिर्फ इन्हीं को क्यों? ये है प्रश्न यहाँ पर। आप बात समझी कि नहीं समझी मेरी? तो विकल्प होने जरूरी है। अब देखो, आप बिग बाजार को भी किसने खरीद लिया? रिलायंस ने खरीद लिया। क्यों खरीद लिया भाई? आपने, सरकार को उसकी मदद करनी चाहिए थी और उसको कंपीट रहे। अब बिग बाजार भी खरीद लिया है रिलायंस ने, और उसके साथ अपना भी एक रिलायंस फ्रेश नाम का ब्रांड लॉन्च कर दिया है। अब आप देखो कि ये होलसेल कंपनियां हैं, हम इनसे कंपीट कर सकते हैं? एक नॉर्मल शॉपकीपर इनसे कंपीट कर पाएगा? कदापि नहीं कर पाएगा, कदापि ही नहीं कर पाएगा। तो इस तरह तो पूरे छोटी मार्केट्स खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे। अभी नहीं खत्म होंगी, लेकिन 10 साल में खत्म हो जाएंगी। शुरू में तो नहीं लगता लोगों को कि नहीं अबे ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा। जब धीरे धीरे मार्केट चलने स्टार्ट होती है ना, चरणबद्ध तरीके से, जब बिग बाजार बिक गया तो आप और हमारी क्या औकात है अंबानी के सामने? हम उसके सामने टिक नहीं सकते। वो जितने बड़े लेवल पर प्रोडक्शन कर सकते हैं, उतने बड़े लेवल पर हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। आपने खुद देखा, हमारी वेडिंग तो कभी नहीं चलेगी ना,
सोशल मीडिया पर, लेकिन उनकी वेडिंग पूर्ण तौर पर प्रसारित करी जा रही थी। उनकी एक एक फैमिली फंक्शन को टीवी पर दिखाया जा रहा था। अब आप सोचो, ये चैनल सारे सारे उन्हीं के हैं, उनको पब्लिश किया जा रहा है। आप और हमारी बात तक होती है? एक विद्यार्थी की बात कोई रखता है वहां पर? विद्यार्थी को क्या समस्याएं हैं, क्या फेस कर रहा है विद्यार्थी, हमारे नेता रख रहे हैं इन बातों को? कदापि नहीं है। तो यही चीज यहाँ पर भी है। सोवियत संघ में सब कुछ अच्छा था, पिन से लेकर कार तक बन रही थी, लेकिन क्वालिटी नहीं थी जो अमेरिका क्वालिटी दे रहा था। क्यों अमेरिका क्वालिटी क्यों दे पा रहा था? क्योंकि वहां क्रिटिसाइज किया जा रहा था, चीजों को आलोचना करी जा रही थी, गलत को गलत और सही को सही कहा रहा। अब बात समझ में मैं क्यों कह रहा हूं सही को सही और गलत को गलत कहना जरूरी है? क्योंकि अगर हमें अमेरिका बनना है, तो अगर हमें रशिया बनना है, तो कबूल है भाई, सब कबूल है। देखो मैं अकेला बर्बाद नहीं होगा, बर्बाद होंगे तो हम सब बर्बाद होंगे, हम सब बर्बाद होंगे, और ये बर्बादी सबको मुबारक हो। आज किसी को नहीं लगेगा कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, लेकिन 10 साल बाद जरूर दिखने लगेगा, जरूर दिखने लगेगा कि लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जा रहा है, सबको दिखेगा। क्योंकि हमारा आज मीडिया पूरा बिक चुका है। वहां अंबानी की शादी तो दिखती है, लेकिन एक गरीब का दुख नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि अंबानी का वो चैनल है, अंबानी जो कहेंगे वही वो दिखाएंगे, वो मजबूर है, वो मजबूर है। लेकिन मैं और आप मजबूर नहीं है। अपना वोट सही जगह डालें, क्योंकि आपका ये अधिकार है, आपकी भविष्य है, आपकी सरकार है। समझ में आई बात? आगे सुनो, यही समझने वाली बात है यहाँ पर। आगे देखो, हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से, सुन लो, हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वहां पर कोई कंपटीशन था ही नहीं। एक ही सरकारी कंपनी है जो क्या बना रही है, सिर्फ कार, तो वही बना रही है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। और उसके अलावा कोई नहीं है तो फिर उसका कंपटीशन किससे है? किसी से नहीं है। तो वो जैसे बनाएगी लोगों को लेना ही पड़ेगा। समझ में आई बात? और वहां अमेरिका में कारों की 3-4 वैरायटी और 3-4 कंपनियां, 3-4 कंपनियां जब है तो हर कंपनी को मार्केट में टिकना है, तो क्या लेनी पड़ेगी? क्वालिटी और प्राइस, क्वालिटी और प्राइस। अब आप देख लो, जो सुपर फास्ट कारें हैं, चाहे आप ले लो, जो लग्जरी कारें हैं, उनमें भी तो लोगों के पास वैरायटियां हैं ना। सिर्फ रॉल्स रॉयल्स तो नहीं है ना, उसके साथ फरारी भी है, उसके साथ मस्टैंग भी है, उसके साथ जैगवार भी है। ये सारी लग्जरी कारें, मर्सिडीज, BMW, सारी है ना। क्या है हमारे पास? ऑप्शंस है। जब ऑप्शन है, विकल्प है, और ये विकल्प क्यों है? कि लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज किया है, और लोगों मार्केट में ऑप्शन है, और मार्केट में ऑप्शन जब तक रहता है तब तक सब बढ़िया चलता है। और यही पॉलिटिक्स में भी होना चाहिए, आपके पास ऑप्शन रहना ही चाहिए। नहीं तो बड़े नेता क्या बन जाते हैं? तानाशाह। हाँ, हमारे सामने कौन टिकेगा, हमारे सामने कौन टिकेगा, ऐसे खड़े हो जाएंगे। ऐसे खड़े हो गए ना, फिर वो हमारी कमर ऐसे कर देंगे, हम इस मुद्रा में आ जाएंगे। अगर वो ऐसे खड़े हो गए तन के, तो हमारी कमर वो झुका देंगे अपने सामने। ये बात समझो। जितना भारत सरकार ने, अर्थात भारतीय जनता पार्टी ने, जितना राहुल गांधी को डिफेम करने में पैसा लगाया ना, अगर उतना पैसा इस देश में स्कूलों पर, विश्वविद्यालयों पर लगा देते तो उन्हें राहुल गांधी को डिफेम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो अपने आप जीत जाते, अपने आप जीत जाते। आप काम तो कर देते। अगर आप काम कर दोगे ना, कोई आपको हरा नहीं सकता। कुछ भी कहो, अरविंद केजरीवाल ने स्कूलों की स्थिति बदली। मानो कि आप भी, आपके और सरकारी स्कूलों में स्मार्ट टीवी, मेरे स्कूल में नहीं है, आज भी नहीं है। मेरा एडेड स्कूल है, केंद्र सरकार से फंडेड स्कूल है, द यूनियन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। उसमें एक भी स्मार्ट क्लासरूम नहीं है। आपके स्कूल में है, चाहे आपको पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, वो स्कूल वालों की दिक्कत है, लेकिन हमारे स्कूल में नहीं है। उसको ठीक करवाने के लिए सरकार को पैसे देने पड़ेंगे।
हाँ तो वही तो चीज है ना, आप ये समझिए, ये होना चाहिए, सरकार से सवाल करने की हिम्मत होनी चाहिए। अब मेरे स्कूल के बच्चों से जाके पूछो स्मार्ट क्लास क्या होता है, वो कभी नहीं देखे, उन्होंने नहीं देखा है, क्योंकि फंडिंग नहीं मिल रहा हमारे स्कूल, या मिल रहा है तो हमारे स्कूल वाले खा जा रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे स्कूल में एक ही बड़ा सा स्मार्ट रूम है, उसमें कभी नहीं ले जाया जाता। लाइब्रेरी के नाम पर कुछ नहीं है, पुरानी किताबें हैं, सब पैक है, बंद है, कुछ नहीं होता। आज भी आप जाकर देख सकते हैं। राजा बाजार के स्कूल है ये, आपके स्कूल में है? लाइब्रेरी के बुक्स भी आती है, उसमें भी नॉवेल्स वगैरह सब आते हैं। हमारे स्कूल में नहीं है ये, हमारे स्कूल में नहीं है ये सारी चीजें। हमने जो दर्द सहा है, हम नहीं चाहते कि वो आने वाला भविष्य से, इसीलिए हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी यही चीज है। देखो, अगर हम पॉलिटिकल साइंस को आज के पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट करके दिखाएंगे ना, तो कभी पॉलिटिकल साइंस एक आलस का सब्जेक्ट नहीं बनेगा। इंटरेस्ट आ रहा है, समझ आ रहा है? ठीक, आगे चलिए, कहाँ गए हम? ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ था, लेकिन गुणवत्ता के लिहाज से वो पश्चिम के मुकाबले का नहीं था। लेकिन सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। सरकार बुनियादी जरूरत की चीजें, मसलन स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की अन्य चीजें रियायती दर पर मुहैया कराती थी। बेरोजगारी नहीं थी, सुन लो, बेरोजगारी नहीं थी। लेकिन ये बेरोजगारी नहीं थी, फिर भी बेरोजगारी थी। कैसे? क्योंकि लोग आलसी बन गए थे, क्योंकि उन्हें पता था मैं करूं या ना करूं फिर भी काम होना है। मैं नहीं कर रहा हूं, तुम कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो। यहाँ हम था, मैं नहीं था, मैं अपने लिए काम नहीं कर रहा था, यहाँ हम था और हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। मैं समझ सकता हूं कि बेरोजगारी नहीं थी, सब लोग लगे हुए हैं काम में, लेकिन सब कैसे चल रहा है? भेड़ चाल चल रहा है, भेड़ चाल। भेड़ चाल सही नहीं होता कभी भी। आगे सुनिए, मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था तथा भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। सब कुछ सरकार के अधीन था, सारी चीजें सरकार के अधीन थी। ठीक है, बहरहाल सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया, और यही सोवियत संघ के बर्बादी का दूसरा कारण है। दूसरा कारण है यहाँ की नौकरशाही, सरकारी कर्मचारी, जिन्होंने सोवियत संघ को बर्बाद किया। भारत को भी बर्बाद किया तो किसी ने किया? भारत के सरकारी कर्मचारियों ने किया। कैसे? करप्ट होकर, काम चोरी कर करके। अगर आप भारत की अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे भारत का अर्थशास्त्र, तो आपको पता चल जाएगा कि भारत को नई आर्थिक नीति का सहारा क्यों लेना पड़ा। भारत को नई आर्थिक नीति का सहारा क्यों लेना पड़ा, भारत को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास क्यों जाना पड़ा, सब पता चल जाएगा आपको। और आज भी अगर भारत को बर्बाद कोई कर रहा है तो भारत के सरकारी कर्मचारी, क्योंकि वो सच नहीं बोलते, सच नहीं बोलते, वो अपनी नौकरी के चक्कर में झूठ बोलने पर पर्दा डालते रहते हैं। पर्दे पे पर्दा, पर्दे पे पर्दा, पर्दे पे पर्दा। इतना पर्दा अच्छी बात नहीं है। आपको देश के लिए काम करना, आपको किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करना। और ये जो व्यक्ति प्रेम है ना, ये राष्ट्र प्रेम पर हावी हो गया है। राष्ट्र प्रेम पर व्यक्ति प्रेम हावी हो गया है, और यही सबसे बड़ी दिक्कत बन गया है इस देश के लिए। यही सबसे बड़ी दिक्कत बन गया है। भाई, राष्ट्र पहले है, व्यक्ति पहले नहीं है। व्यक्ति पहले नहीं है, राष्ट्र पहले है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, और जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम अपने देश को एक सही दिशा और दशा प्रदान नहीं कर पाएंगे। और यही चीज यहाँ पर भी आ गई थी। यहाँ पर राष्ट्र की भावना ही नहीं थी लोगों के अंदर। राष्ट्र प्रेम की कोई बात ही नहीं थी। सब अपने लिए, सब डरे हुए, सब में डर, सब बंदूक की नोक के पर काम कर रहे हैं। तो बंदूक की नोक पे काम कराया जाएगा तो कितना करेगा इंसान? आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। वो पूरी पोटेंशियल के साथ काम नहीं करेगा। जब उसे पता है कि इस काम को करने में मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, तो वो मरे मरे ही करेगा। जो काम अगर वो अपने लिए करता, वो 1 घंटे में कर सकता था, उसी काम को करने में वो 3 घंटे लगाएगा।
प्रोडक्टिविटी कुछ रही नहीं जाएगी, और जब प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर तो समय की बर्बादी है। आगे सुनो, कहाँ गए थे हम? यह प्रणाली सत्तावादी होती है। यह प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। क्या हो गया? नहीं, यह प्रणाली सत्तावादी होती चली गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होने के कारण यह प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होने के कारण, अंडरलाइन कर लो, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों में व्यक्त करते थे। सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी। सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। अब ये समझ लो आप कि लोकतंत्र में सिर्फ एक पार्टी का नहीं होना चाहिए, एक दूसरी पार्टी का होना बहुत जरूरी है, जो आपकी नीतियों को क्रिटिसाइज कर सके, आपकी नीतियों की गलती बता सके। कि अगर आपकी नीतियों की गलती नहीं बताएगा कोई, तो आप अपनी नीतियों में सुधार नहीं करेंगे। अब आप खुद देखो, भारत सरकार ने क्या अपने 3 कानून नहीं वापस लिए? भारत सरकार ने जो सड़क दुर्घटना वाला कानून बनाया था, जिसमें हर ट्रक ड्राइवर, अगर सड़क दुर्घटना होती है तो 10 साल की जेल, क्या वो कानून वापस नहीं लिया? क्यों लिया? क्योंकि लोग क्रिटिसाइज कर पा रहे थे, लोग गलतियां बता पा रहे थे, इस कारण से वो कर पाए। नहीं तो अगर गलतियां नहीं बताई जाती तो वो करते? कदापि नहीं करते, कोई नहीं करता। समझ में आई बात? आगे सुनो। तो इसीलिए हमें यूएसएसआर नहीं बनना, हमें भारत ही रहना, और हमें लोकतंत्र के रास्ते पर चलना है। लोकतंत्र के रास्ते पर चलने के लिए जितना पक्ष का ताकतवर होना जरूरी है, उतना ही विपक्ष का ताकतवर होना भी जरूरी है। समझ में आई बात? आई बात समझ में? क्या जितना हमारी आपकी पॉलिटिकल जो आपकी पक्ष में है, जो पावर में है, वो जितना पावरफुल है, उतना ही ऑपोजिशन भी पावरफुल होना चाहिए, जिससे कि वो सरकार को क्रिटिसाइज कर सके। और सरकार को क्रिटिसाइज करने पर जेल में नहीं डाला जाना चाहिए। समझ में आई बात? अगर आप सरकार को क्रिटिसाइज करने वाले लोगों को जेल में डाल रहे हैं, तो इसका मतलब आप डिक्टेटरशिप, तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। ये समझना हम सबके लिए जरूरी है। और कोई एक दिन में डिक्टेटरशिप नहीं लाता, धीरे धीरे लाता है। स्लो पॉइजन धीरे धीरे दिया जाता है, एक दिन में नहीं, ले भाई चाट ले और मर जा, ऐसे नहीं करा जाता, ऐसे नहीं करा जाता, धीरे धीरे चटाया जाता है, धीरे धीरे, आज थोड़ा आज थोड़ा आज थोड़ा, फिर धीरे धीरे। समझ रहे हो? आगे सुनो, कहाँ गए थे हम? सोवियत संघ में एक पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों की साज समझ अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया। कितने गणराज्य हैं सोवियत संघ में? 15। अंडरलाइन कर लो, यह आएगा 1 नंबर का। लेकिन पार्टी ने जनता की इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था। 15 गणराज्यों में से रूस एक गणराज्य था, लेकिन सभी गणराज्यों पर रूस का ही दबदबा था। जो रूस चाहता था वो सब के पास होता था। चाहे मुझे रोटी खानी हो या ना खानी हो, अगर रूस को खानी है तो सबको रोटी ही खिलाई जाएगी। रूस चावल खाएगा तो सबको चावल ही खिलाया जाएगा, जो कि गलत था, जो कि एक गणराज्य का चेहरा नहीं है। सबको सबकी जरूरत के हिसाब से मिलना चाहिए। अब घर में जैसे पापा की मर्जी से रोज खाना बन रहा है, अरे भाई हमारी भी मर्जी की थोड़ा ध्यान रखो। सोवियत संघ में नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले पर प्रभुत्व था। अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। मतलब कि सोवियत के आगे किसी और गणराज्य की सुनी ही नहीं जाती थी, और किसी की सुनी ही नहीं जाती थी। जो रूस कहता था वही बात सब पर लाद दी जाती थी। अब बताओ, ऐसे में कोई आपके साथ क्यों रहना पसंद करेगा? आप सबको जबरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकते। कितने दिन रख लोगे?
भाई अगर अमेरिका ने कभी ऐसा नहीं किया, अमेरिका ने अपने हर पार्टनर की बात सुनी, सुनना ही बहुत काफी हो जाता है, बात सुनी और उनकी जरूरत के हिसाब से उनको चीजें मुहैया कराई, सबको उसने एक जैसा ट्रीट नहीं किया। अगर भारत आज 28 राज्यों के साथ और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एकजुट बना हुआ है तो सिर्फ इसलिए बना हुआ है क्योंकि वो अपने गणराज्यों की जरूरतों के हिसाब से उसके साथ ट्रीटमेंट करता है, ना कि अपनी शर्तों पर नहीं। अब आप देखिए लद्दाख के सोनम वांगचुक प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनकी बात को चलो सत्ता पक्ष तो इग्नोर कर रहा है, लेकिन विपक्ष तो कर रहा है ना, विपक्ष उनकी बात को सुन रहा है और सरकार के सामने रखने का प्रयास कर रहा है। तो ये एक बेनिफिट है लोकतंत्र का, जो कि सोवियत संघ में नहीं था। सोवियत संघ में कोई भी सरकार के विरुद्ध बोलने की ताकत नहीं रखता था, और इस जोसेफ स्टालिन ने सबसे ज्यादा सोवियत संघ को बर्बाद किया है। इसने ही ये सारी की सारी लोकतांत्रिक ताकतों को समाप्त करके आप कह सकते हैं सोवियत संघ को असली डिक्टेटरशिप में ले जाने वाला व्यक्ति ये है। इसने ही पूरे सोवियत संघ को बर्बाद किया। असली डिस्ट्रॉयर कोई है सोवियत संघ का तो ये व्यक्ति है। कब से कब तक इसने शासन किया है? इसने शासन किया 1924 से लेकर 1953 तक, और इसी ने बर्बाद किया है 1924 से लेकर 1953 तक। तो पहले विश्व युद्ध के बाद ये बनता है वहां का लीडर, और उसके बाद ये फिर अपनी तानाशाही का मंच सजाता है और सबको बर्बादी के रास्ते पर लेकर जाता है। ये अपने सामने किसी को खड़े होने तक नहीं देता। अगर इसके सामने कोई खड़े होने की हिम्मत करता था तो उसका गला ऐसे रेता जाता था और किसी को दिखाई भी नहीं पड़ता था, ऐसे मरवाता था ये। इसने बर्बाद किया है सोवियत संघ को। इसीलिए यहाँ पर लीडरों के नाम लिखे गए हैं कि किसने किसने रूल किया है, किसने किसने रूल किया है। ठीक है, इनको जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। कहाँ गए हम? अब सुनो, सोवियत संघ को शीत युद्ध ने कैसे बर्बाद करने में मदद करी है? हथियारों की होड़। जो पैसा इन्होंने अपने हथियारों के प्रोडक्शन पे लगाया, वही पैसा अगर जनता के विकास पे लगाया होता तो जनता कभी इनके खिलाफ जाती ही नहीं। और अमेरिका ने ये गलती नहीं करी। अमेरिका एक पूंजीवादी देश था, जिस कारण से वहां पर जनता खुद अपने विकास पर पैसा लगाती, लेकिन ये एक पूंजीवादी देश नहीं था। ये क्या था? एक समाजवादी देश, जहां पर जनता के हित का ध्यान रखने की जिम्मेदारी किस पर थी? यूएसएसआर पर थी। तो यूएसएसआर को ही देखना था कि जनता की भलाई कैसे होगी, सरकार को ये देखना था कि जनता की भलाई कैसे होगी, जनता की बेसिक फैसिलिटीज कैसे पूरा होंगी, जिस कारण से ये पिछड़ जाता है। हथियारों पर ही पैसा लगाता रह जाता है, हथियार ही बनाता रह जाता है। समझ में आई बात? हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे मसलन परिवहन, ऊर्जा के मामले में पश्चिम देशों की तुलना में पीछे रह गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक रहने दो अभी थोड़ा सा राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। सोवियत संघ ने 1989 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। अफगानिस्तान जिसके माध्यम से पाकिस्तान ने सोवियत को बर्बाद करने का रास्ता अपनाया। अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमजोर हुई। हालांकि सोवियत संघ में लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ा, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वह पश्चिम के देशों से बहुत पीछे छूट गया। इससे हर तरह की उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई। खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा रही थी और अंततः ठहर सी गई। तो 1970 का दशक सोवियत संघ के पतन का दशक बन जाता है और 10 साल बाद बर्बाद हो जाता है। ये जान लो, कोई देश एक दिन में बर्बाद नहीं होता।
बर्बाद होता है उसके पूर्व कर्मों से। अगर मैं आज नहीं पढ़ूंगा ना, सुन लो तुम दोनों भी, अगर तुम आज नहीं पढ़ोगे ना तो तुम्हें 10 साल बाद पछताना पड़ेगा। तुम 10 साल बाद पछताओगे कि मैंने क्या करा। 10 साल बाद तुम्हें पता चलेगा तुमने कितनी बड़ी गलती करी है, खासकर निकुल जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तुम्हारी ग्रोथ एज है। अभी जो तुम सीख लोगे ना वो तुम्हारे जिंदगी भर के लिए काम आएगी। और अगर तुमने आज मक्कारी कर दी अपने जीवन के साथ, अगर तुमने आज अपना अच्छा टीचर नहीं चुना, तुम्हारी बर्बादी कोई और नहीं देखेगा, तुम खुद देखोगे। रुक जाओ अभी, तुम खुद देखोगे, समझ में आई बात? खुद। तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, आज पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तुम्हारी ग्रोथ एज है। स्टालिन ने ही बर्बाद किया। अगर स्टालिन ने वो कुनीतियां नहीं अपनाई होती जिसमें उसने अपने विपक्ष को अपने देश के विकास पर पैसा न लगाकर सेना पर ही पैसा लगाया, अगर उसने वो काम नहीं किए होते तो सोवियत संघ का विखंडन नहीं होता। उसने सिर्फ रूस ना करा होता और भी गणराज्यों की बात सुनी होती तो मैं नहीं सोचता कि ये और अन्य गणराज्य सोवियत संघ से अलग होने की इच्छा जताते। ये सब समझने की बात है, ये जानने की बात है। तो भारत, यही बात मैं फिर कह रहा हूं, भारत 10 सालों में ये ग्रोथ नहीं पाया है। 70 साल पीछे जिन लोगों ने काम किया है उसका फल आज हम भुगत रहे हैं। ये बात समझो। और अगर आप ये नहीं समझ सकते तो इसका मतलब आपसे बड़ा मूर्ख इस धरती पर कोई नहीं है। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जाती है, जिससे कि आपके अंदर राजनीतिक चेतना पैदा हो और आप चीजों को समझ सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।